एक बिहारी 100 पर भारी। एक कहावत ही केवल नहीं है, एक बिहारी होने का गर्व है। और मैं भी एक बिहारी हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। लेकिन क्या अभी की जो वर्तमान दशा है, जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, जो वर्तमान की स्थिति है, क्या ये सही है? क्या जो एक बिहारी 100 पर भारी की कहावत है वो चरितार्थ होती है? नहीं। कहने में तो बहुत दुख होता है, लेकिन आज बहुत जगह पर ऐसा बोला जाता है कि एक बिहारी 100 बीमारी, और बिहारी को एक बीमारू राज्य कहा जाता है। बहुत सारे इसके कारण हैं। चाहे तो अभी तक की सरकार की अदूरदर्शिता बोल लीजिए, चाहे तो बिहार की सामाजिक स्थिति बोल लीजिए, या तो कह सकते हैं कि बिहार में हम जैसे युवा, मैं भी उसमें शामिल हूं, हम जैसे युवाओं की दूरदृष्टि का अभाव बोल लीजिए। तो आखिर बिहार का पिछड़ा होने का कारण क्या है? बिहार किसी भी इंडेक्स में, कोई भी इंडेक्स हो, अगर उस सब इंडेक्स में पिछड़े निचले पायदान पर क्यों आता है? चाहे तो एजुकेशन की बात हो, चाहे तो मानव विकास सूचकांक की बात हो, चाहे तो जीडीपी की बात हो, हर एक चीजों में बिहार निचले ही पायदान पर क्यों होता है? ये सोचने के विषय है। और खास करके अभी के समय में जब भारत एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, और बिहार जैसे राज्य जो कि हमेशा ही हमारा इतिहास रहा है कि पूरे भारत की, आर्यावर्त की दिशा और दशा बिहार ने तय की है, मगध साम्राज्य ने तय की है, पाटलिपुत्र ने तय की है, तो आखिर क्यों बिहार को एक बीमारू राज्य की संज्ञा दी जा रही? तो इसी पर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे और समझेंगे कि आखिर कहां गलती हो गई, कहां चूक हो गई, आखिर उससे निकला कैसे जा सकता है, आखिर जो बीमारू राज्य का जो संज्ञा है उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो स्वागत है आप लोग का आपके ही YouTube चैनल अवनीश फॉर चेंज पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अवनीश कुमार। मैं भी एक बिहारी हूं। गर्व भी है और दुख भी है कि मैं भी एक बिहारी हूं। भले ही कुछ दिनों से बिहार में नहीं रह रहा, उसके भी कारण है, लेकिन जब भी बाहर सुनने को मिलता है, बहुत बार आप सुने होंगे मुंबई में बिहारियों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, दिल्ली में ऐसा बर्ताव किया गया, गुजरात में ऐसा बर्ताव किया गया। आखिर क्यों? ऐसी क्या दिक्कत है? और बिहार के लोग उसको सहने पर मजबूर क्यों है? बिहार के लोग को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? तो सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीजों को समझें तो हमको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत की सरकारें रहीं, बिहार की सरकारें रहीं, राज्य की सरकारें रहीं, उन सारे लोग की अदूरदर्शिता का अभाव सबसे बड़ा कारण बनता है। और अंग्रेज तो एक बड़े थे ही। आप सोचिए, आखिर कुछ तो रहा होगा बिहार में कि बिहार में बड़े बड़े शासक पैदा हुए, मगध साम्राज्य, पाटलिपुत्र, सब बिहार में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे, शिक्षा का केंद्र था। चाहे तो विक्रमशिला की बात करें, चाहे तो नालंदा की बात करें, सब कुछ था बिहार में। इससे बड़े बड़े राजनेता पैदा हुए। बिहार अभी भी आईएएस की फैक्ट्री बोला जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो कि पूरे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, जो कि वहां से निकलकर आईएएस आईपीएस जो बनते हैं, देश की दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं। फिर भी बिहार एक बीमारू राज्य है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, और सबसे पहला अगर पुराने और सबसे बेसिक कारण पर जाएं तो सबसे पहला बात आता है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जमींदारी पर था। और सबको पता है कि बिहार के जो 30% ऐसे लोग हैं
कि जिनके पास जमीन नहीं। बिहार के 15% किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम जमीन है कि जो उस जमीन से केवल अपना पेट भरने के लिए अन्न उत्पादित कर सकते हैं। और बिहार का इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर ड्रिवन है। खास करके जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, जब पूरा का पूरा मिनरल रिच जगह जो था, मिनरल रिजर्व जो था झारखंड में चला गया। तो सबसे पहला कारण है अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जमींदारी प्रथा, जो कि अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। और इतने सालों बाद जब से भारत स्वतंत्र हुआ अब तक उस चीजों से जो राज्य सरकारें हैं, जो देश की सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें आई, किन्हीं ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे पहल हुए लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं हुआ कि आखिर बिहार में केवल एग्रीकल्चर ही है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को कैसे बिहार का एक कह सकते हैं पावर सेंटर बनाया जा सकता है, एग्रीकल्चर को कैसे एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बनाया जा सकता है, एग्रीकल्चर को जो जीडीपी का सबसे मेन कह सकते हैं कंट्रीब्यूटर है, किस तरह से एग्रीकल्चर में इनोवेशंस लाया जा सकता है। तो एक तो है पहला कारण अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे अभी तक पीछा नहीं छूटा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अंग्रेजों ने क्यों किया, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सारे चीजों पर बाकी बात करेंगे, लेकिन बेसिक कारण समझते हैं। और खास करके आज की युवा पीढ़ी को ये बहुत ध्यान से समझना चाहिए। सेकंड कारण है आपका फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो सरकार, देश की जो सरकार बनी, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो सरकार बनी, दूरदर्शिता के अभाव के कारण एक पॉलिसी लेकर आई। और वो पॉलिसी ऐसा था, उस पॉलिसी में ऐसा बोला गया कि भाई किसी भी इंडस्ट्री को आपको जहां लगाना है वहां लगाइए, और उस इंडस्ट्री में जो भी मिनरल यूज हो सकते हैं, खास करके कोयला, आयरन ओर वगैरह जो भी मिनरल यूज हो सकते हैं, वो आपको किसी दूसरे जगह से, जहां पर वो प्रोड्यूस होता है, जहां पर उसका खनन होता है, वहां से आपको ट्रांसपोर्ट करने का सब्सिडी भारत सरकार देगी। क्या था, जितने भी उद्योग घराने थे, मैक्सिमम उद्योग घराने अपने फायदे के लिए तटीय इलाकों में इंडस्ट्री लगाए। बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी, कुछ इंडस्ट्री लगी, टाटा जैसी इंडस्ट्री आई जो जमशेदपुर में है, लेकिन बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं आई। क्यों आएगी भाई? फ्रेट सब्सिडी पॉलिसी के कारण, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण जितने भी इंडस्ट्री हाउसेस थे, वो सारे लोग तटीय इलाके में, चाहे तो गुजरात हो, आंध्रा हो, वहां पर इंडस्ट्री लगाए, ताकि उन लोग यहाँ के कच्चे माल को तो अपने जगह पर ले जाएं, और वहां का जो भाड़ा है उसको सरकार रिटर्न कर ही देगी, सब्सिडी दे देगी। बट तटीय इलाके से फायदा यह होगा कि अपने बनाए हुए माल को विदेशों में आसानी से भेज सकते हैं। जो कुछ मटेरियल विदेशों से आना है उससे वो भाड़ा बचा सकते हैं। तो ये दूसरा दूरदर्शिता का अभाव था, जिसके कारण और बिहार में जितनी भी सरकारें आई स्वतंत्रता के बाद से, किन्हीं ने इनका विरोध नहीं किया। जब 1991 में आपका ग्लोबलाइजेशन आया, तब जाके ये पॉलिसी अबॉलिश की गई। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री डेली नहीं लगा करते हैं। अगर देश की सरकारें, बिहार की सरकारें अपने पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर ये सारी चीजों पर ध्यान देती, खास करके बिहार में जितनी भी सरकारें आई, चाहे तो किसी भी पार्टी की आई, अगर उतने समय से ध्यान दी होती तो बिहार में भी एक इंडस्ट्री हुआ करता, एक बहुत इंडस्ट्री बिल्ड हुआ करता, और बिहार के लोगों को बाहर नौकरी के लिए ढूंढना जाना नहीं पड़ता, पलायन नहीं करना पड़ता, काम के लिए ठोकरें नहीं खानी पड़ती। देखे होंगे क्या दशा हो गई जब लॉकडाउन हुआ था। लोग पैदल चल कर दिल्ली, मुंबई से बिहार पहुंच रहे थे, कितने लोग रास्ते में खत्म हो गए। सोचिए, सोचकर मन से हर उठता है। लेकिन क्या किया है? आप बोलेंगे कि भाई मैं भी तो बाहर में ही जॉब कर रहा हूं, क्या करें? बिहार में ऑप्शंस क्या है? हमारे कह सकते हैं कि हर एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड के जो
लोग हैं वो इतना नहीं कर सकते, वो शुरू से ही किसी बिजनेस लाइन में जा पाए। मेरी भी गलती है, मैं नहीं कहता हूं कि मैं सही हूं, लेकिन उतना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो उसमें सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि नीति निर्धारित करती है कि आप कुछ उस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करें ताकि वहां पर लोगों को जॉब मिल सके, लोग रह सके, लोगों का एक बेहतर जीवन शैली, लाइफ स्टाइल मिल पाए। तो दूसरा कारण है फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिन्होंने बिहार को गड्ढे में ढकेलने में एक बड़ा ही योगदान दिया। और सभी सरकार, जो भी सरकारें आई, केवल अपना राग अलापने में खत्म कर दिया, बिहार को सर्वनाश कर दिया। अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। खैर, तीसरी बात आती है आपका टैक्स। सो क्या है कि एज अ करंट सिस्टम बिहार को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कर सकते हैं हेल्प मिलता है वो काफी कम मिलता है, क्योंकि नॉर्म्स के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जिस राज्य से जितना टैक्स कलेक्ट होगा उसके हिसाब से राज्यों को मदद दी जाती है। अब बिहार में न कोई इंडस्ट्री है, न बिहार में बहुत ज्यादा कोई रोजगार है, बिहार के लोग भी बाहर जा जाकर नौकरियां कर रहे हैं। तो बिहार से टैक्स कलेक्शन जो है, खास करके जो व्यापार का जो टैक्स कलेक्शन है, अगर इनकम टैक्स की बात ना करें, सो व्यापार का जो टैक्स कलेक्शन है, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात हो रही है कि एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है जीएसटी की व्यवस्था में, तो वो जो टैक्स है काफी कम कलेक्ट होता है, क्योंकि बिहार में व्यापार ही नहीं है, बिहार में उद्योग धंधे ही नहीं है। तो उसके कारण क्या है कि बिहार को जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो काफी कम मिलता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि टैक्स कम है, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट से एड कम मिलती है, वहां से कह सकते हैं कि जो फंड है कम मिलता है, और पैसे की कमी के कारण जो बिहार में जो विकास होना चाहिए, जो बिहार में जिस तरह से होने चाहिए, वो नहीं हो पाता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसके कारण बिहार, लेकिन सब मिलकर एक ही कारण है कि इंडस्ट्री का अभाव है। अगर इंडस्ट्री होता, लोग जॉब करते, यहां पर सामान बनता, तो सरकार को टैक्स भी कलेक्ट होता, सरकार को टैक्स भी मिलता। तो पॉलिटिकल विल सिस्टम कह सकते हैं, विल पावर के अभाव के कारण ये सारा दिक्कत है। पॉलिटिक्स तो पहले अंग्रेजों ने जमींदारी पर था, जब देश आजाद हुआ तो फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बर्बाद किया। जब 90-91 में ये पॉलिसी अबॉलिश हो गई, तब पॉलिटिक्स सबको पता है 90 के बाद की पॉलिटिक्स किस तरह से, कास्ट पॉलिटिक्स किस तरह से, जो भी गवर्नमेंट आई, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आई, सोचिए 90 के 91 की बाद की स्थिति, कैसी स्थिति थी, किस तरह का डर का माहौल था, जिस कारण से भी था। केवल कोई एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सारी जनता जिम्मेदार है, बिहार का सारा पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है। कास्ट पॉलिटिक्स इवॉल्व हो, तो बस वही तार पर से गिरे खजूर पर अटके, और कास्ट पॉलिटिक्स ने फिर बिहार को बर्बाद करना शुरू किया, और अभी तक यही स्थिति चल रही है। कास्ट पॉलिटिक्स का ऐसा नुकसान ही, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ फायदे भी हैं, बोल सकते हैं, और लोग एज ए सोशियोलॉजी के तौर पर बोलते भी हैं कि भाई पहले जो लोग किन्हीं को बड़े बड़े ऊंची जाति जिन्हें बोला जाता है, उन सारे लोग जो है निचली जाति वालों को काफी प्रताड़ित किया करते थे। तो ये जो पार्टी पॉलिटिक्स के कारण इससे छुटकारा मिला, इससे निजात मिली। लेकिन उसके साथ खोया क्या मैंने, बिहार ने क्या खोया? तो बिहार ने खोया एक बीमारू राज्य का टैग अपनाया केवल, और बिहार के नाम से सब जगह केवल बदनामी ही बदनामी। चाहे तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, चाहे तो आप बिजनेस इकोसिस्टम की बात करें, चाहे तो आप रूल लॉ की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो
तो तीसरी कारण है पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो फिर ज्योग्राफी, झारखंड अलग हो गया, बिहार में जो बचा, अब ऐसे स्थिति है बिहार में कि बिहार का एक कोना बाढ़ से पीड़ित रहता है, दूसरा सुखाड़ से। और जो नीति निर्माता हैं बिहार के, उनके पास इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है, करना नहीं चाहते, चाहे तो नीति निर्माता हो, अधिकारी तंत्र हो, इसका कोई सोल्यूशन खोजना नहीं चाहते, क्योंकि अगर सोल्यूशन खोज देंगे तो फिर वोट बैंक कहां से आएगा, किस तरह से पॉलिटिक्स करें। तो कोसी का जो रीजन है बाढ़ से ग्रस्त रहता है, फसलें बाढ़ के कारण नष्ट होती है। जो आपका दूसरा रीजन है निचला वो आपका सुखाड़ से। किसी ने कुछ थॉट प्रोसेस नहीं लगा, हम जैसे युवाओं की भी गलती है। लेकिन अब सुधरना हो, अब कुछ सोचना होगा कि आखिर कब तक नीति निर्माताओं के भरोसे बिहार को छोड़ते रहते। कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं आ रही है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, तो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज भी है। एक तो मिनरल चला गया पूरा झारखंड में, ऐसे झारखंड भी की कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मैं तो झारखंड में ही, लेकिन खैर बिहार से चला तो गया। जो बचा है लैंड रिसोर्सेज, तो उसकी बातें, एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी तरफ बाढ़ और सुखाड़ का चक्कर है। उसके बाद कुछ बचा नहीं, तो लोग पढ़ाई, एक ही ऑप्शन बचा था, तो लोग आईएएस बनना शुरू किए, यूपीएससी। और यूपीएससी बिहार को कोर्ट यूपीएससी फैक्ट्री बोला जाता है कि भाई सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से निकलते हैं। लेकिन क्या गर्व करने वाली बात है, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने खोया क्या? तो उस आईएएस आईपीएस बनने के चक्कर में सब लोग उसी कतार में खड़ा होना शुरू हो गए और दुनिया को देखना बंद कर दिया। क्योंकि जो कुएं का मेढक होता है, उस कुएं को ही अपना समुद्र समझता है। कोई भी बिजनेस की बात, एंटरप्रेन्योरशिप की बात, अपने व्यवसाय की बात कोई भी करना नहीं चाह। सब लोग बस यूपीएससी। कितने लोग बने भाई? 900,000 सीट होती हैं पूरे साल भर में। बिहार की इतनी जनसंख्या है, इतने यूथ्स हैं, तो बस कुछ समय चला जाता है, फिर किसी न किसी तरीके से कुछ नौकरी लगती है तो लगती है, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं जाकर रोजी रोजगार ढूंढते हैं, डेली वेजेज पर हो, फैक्ट्री में हो, किसी भी तरीके से। जब कुछ अनहोनी होती है कोरोना जैसी, तो फिर पैदल आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वहां से भगा दिया जाता है, वहां गलत बर्ताव किया जाता है, फिर भी सहते रहते हैं। और यूपीएससी और सरकारी नौकरियों ने एक अलग ही काम किया। पूरे कह सकते हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। अब बोलेंगे कि आप, मैं क्या बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। जहां पर पूरा वर्ल्ड, भारत के जो विकसित राज्य हैं, जो अच्छे राज्य हैं, वो व्यवसाय के तौर पर, गुजरात इतना विकसित क्यों है? बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन क्यों है? कितने लोग, वहां के सब लोग अपने व्यवसाय पर, अपना कुछ करने पर ध्यान देते, सोचते। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, इस तरह का माहौल नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, एजुकेशन जो है, स्किल बेस्ड एजुकेशन का अभाव है। पढ़ाई में तो खैर आप सुने ही होंगे कि भाई जिनको अपना नाम नहीं लिखना होता है, बिहार बोर्ड में टॉपर बन जाते हैं। तो ये सब भाई तो नाम ही है ना, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है बिहार का, अलग अलग तरीके से। न एम्प्लॉयबिलिटी है, न एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम गड्ढे में है। तो आखिर ये सब जो कारण है, जो कुछ कारण हैं, चाहे तो जमींदारी प्रथा की बात करें, चाहे तो फेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की बात करें, चाहे तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे तो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज की बात करें, इंडस्ट्री नहीं है, तो इस सब कारण से बिहार को एक बीमारू राज्य का तमगा मिला हुआ है। सही तो है, गलत क्या है? लेकिन क्या यही स्थिति सब में
हम बिहारियों को रहना होगा। बिहार का ये बीमारू राज का जो मेडल है, क्या हमें आने वाले पीढ़ियों को भी पहनाना होगा, उन्हें भी इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। तो हम युवाओं को ऐसा सोचना होगा कि कैसे इससे निकलना होगा, और इसको जो भी दिक्कतें अभी तक आई हैं, ठीक है, जिसके कारण भी आई, सरकार ने कुछ नहीं किया, और अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा सरकार का कह सकते हैं डेवलपमेंट प्लान नहीं है, कोई इकोसिस्टम नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। तो हम जैसे युवाओं को सोचना होगा कि भाई कुछ करना है, बिहार के लिए कुछ करना है, चाहे तो जो भी करना पड़े, अलग अलग फील्ड में, चाहे तो पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, चाहे तो पढ़ाई की बात हो, हर एक तरह से। और बिहार के बारे में जो भी परिकल्पना है, जो कह सकते हैं एक गलत लोग अलग राज्यों के दिमाग वालों के दिमाग में, विदेश मतलब कि जो दूसरे देश के लोग हैं उनके दिमाग में जो भी गलत अवधारणा है, उसको हटाना होगा, उसको दूर करना होगा। कैसे करना होगा उस पर भी बात करेंगे, और हम लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे कि बिहार को एक मैक्सिमम ग्रोथ के साथ, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के दिशा में अग्रसर हो। अभी आपका पंचायत इलेक्शन है, उसमें आप बोलेंगे कि मैं इतनी भाषण क्यों दे रहा हूं, तो सबका अपना अपना टाइम है। मैंने भी कुछ सोचा है, और जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जितना भी मुझसे हो पाता है अभी मैं उतना कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो लोग भी इस परिसंकल्पना के साथ हैं, तो सारे लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने सामर्थ्य से इस बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम करें। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं जो भी उस तरीके से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं पर भी एक एफर्ट होगा, उसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करूं, अपने तरीके से साथ रहूं। युवा पीढ़ी को तो आगे आना है, लेकिन मैं भी आशा करता हूं, और जो वर्तमान की जो राज्य सरकार है उनसे अनुरोध करता हूं कि अभी के समय के हिसाब से जो भी पुरानी गलतियां हुई, जिस तरीके से भी बिहार एक पिछड़ा राज्य बना, लेकिन अभी जो भी सुधार हो सकता है, जिस तरीके से बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारे बिंदुओं पर सरकार संज्ञान लेगी, सरकार काम करेगी, और जनता के सहयोग के साथ बिहार को आगे ले जाने में सरकार एक अहम योगदान देगी। और पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर, कास्ट पॉलिटिक्स से उठकर बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम करेगी। तो एक संकल्पना के साथ कि बिहार को बीमारू राज्य का तमगा से हटाना होगा और बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बातें करेंगे कि क्या चीजें पॉसिबल है जिससे बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है। बहुत गड्ढे में गिर चुका है, बहुत मेहनत करनी होगी उस गड्ढे को भरने के लिए और फिर उससे ऊंचा उठने के लिए, लेकिन हम लोग करेंगे। और फिर वही कहावत को चरितार्थ करेंगे, एक बिहारी 100 पर भारी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और फिर आगे की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि किस तरह से बिहार को एक विकसित राज्य बना सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।